पाकिस्तान की संसद में गूंजा मोदी मोदी। पाक पीएम भी ताकते रह गए मुंह। पाक संसद में जमकर हुई भारत की तारीफ। भारतीय चुनाव आयोग का कायल हुआ पाकिस्तान। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। पाकिस्तान के साथ भारत की दुश्मनी की खबरें तो अक्सर मीडिया में चलती रहती हैं। वैसे भी कंगाल पाकिस्तान अपने फरेब और झूठ को लेकर पूरी दुनिया में मशहूर है। पहले दोस्ती करता है, फिर पीछे से पीठ में धोखे का छुरा घोंप देता है। ये सब पाकिस्तान के डीएनए में शामिल है। लेकिन इस बार पाकिस्तान की संसद में एक पाक सांसद ने भारत की जमकर तारीफ की है। पाकिस्तान में भी मोदी सरकार के चर्चे हो रहे हैं, जहां भारत के विपक्षी नेता चुनाव आयोग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर सवाल उठाते रहते हैं। हालांकि पाकिस्तानी संसद में एक विपक्षी नेता ने ईवीएम और भारतीय चुनावी प्रणाली की जमकर तारीफ की है। पाकिस्तान के विपक्ष के नेता शिबली फराज ने पाकिस्तान की चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत ने इतना बड़ा चुनाव बिना किसी धांधली के करा लिया, जो तारीफ के काबिल है। पाकिस्तान की संसद में भारत की जमकर तारीफ हुई। पाकिस्तान की सेनेट में विपक्ष के नेता और पीटीआई के सांसद शिबली फराज ने अपनी स्पीच में भारत की चुनावी प्रक्रिया का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हम भारत की तरह चुनाव क्यों नहीं करा सकते। भारत में करोड़ों लोगों ने वोट दिया, इतने पोलिंग स्टेशन बने, ईवीएम का इस्तेमाल हुआ, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि चुनाव में धांधली हुई। फराज ने भारत का नाम लिए बगैर ये सारी बातें कही। हालांकि उन्होंने भारत को दुश्मन मुल्क भी कहा, लेकिन उन्होंने हमारी चुनावी प्रक्रिया की जमकर तारीफ की और भारत की तरह पाकिस्तान में भी चुनाव कराए जाने की वकालत की। इस तरह पाकिस्तान की संसद में भारत की चर्चा हुई, जिसका वीडियो भी सामने आ चुका है। आप भी देखिए कैसे शिबली फराज भारत की चुनावी प्रणाली और भारतीय चुनाव आयोग की यहाँ पर जमकर तारीफ कर रहे हैं। I don't want to quote the example of our enemy country. अभी इलेक्शंस हुए हैं, वहां पे 800 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। कितने हजारों पोलिंग स्टेशन थे, लाखों पोलिंग स्टेशन थे। एक जगह पे एक बंदा रहता था, उसके लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाया उन्होंने। 1 महीने का दौरानिया था उस पूरे इलेक्शन का, ईवीएम के जरिए बनाया, कंडक्ट किया। एक आवाज उठी है कि इलेक्शन रिग्ड था। इंतकाल इक्तिदार कैसे हुआ? जनाब चेयरमैन, हम भी उस सफ में शामिल होना चाहते हैं। तो फराज के इस बयान से साफ है कि भारतीय चुनाव प्रणाली कितनी मजबूत है और कितनी पारदर्शी है, भरोसे के लायक है। फराज ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद भारत ने धोखाधड़ी के आरोपों के बिना अपने यहाँ एक विशाल चुनाव सफलतापूर्वक कराया। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जिस तरह से 7 चरणों में भारत में चुनाव हुए हैं, उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हुई। अब पाकिस्तान ने भी तारीफ की है। फराज की ये तारीफ भारत की चुनावी प्रणाली की मजबूती और पारदर्शिता की तरफ इशारा करती है और ये दक्षता और विश्वसनीयता का एक मॉडल सामने पेश करती है, जो पाकिस्तान के सहित दूसरे लोकतंत्रों के लिए एक बड़ा उदाहरण भी यहाँ पर पेश करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद और संसद में विपक्ष के नेता शिबली फराज ने भारतीय चुनाव प्रक्रिया की तारीफ के बहाने पाकिस्तान की चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि भारत में इतने बड़े चुनाव करा दिए गए, बिना किसी गड़बड़ी के करा दिए गए, जहां पर कोई आरोप नहीं लगा, बिना किसी धांधली के ये चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्वक निपट गए। परिणाम आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बन चुके हैं, शपथ ले चुके हैं, सरकार ने अपना कामकाज भी शुरू कर दिया है। भारत हमारा दुश्मन देश है, लेकिन मैं दुश्मन देश का उदाहरण नहीं दूंगा। लेकिन हाल ही में एक देश में आम चुनाव हुए, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मतदान किया, हजारों पोलिंग बूथ बनाए गए, लोगों ने बड़े जोश के साथ वोट डाला, ईवीएम का इस्तेमाल हुआ और करीब 1 महीना चुनावी प्रक्रिया चली। उसके बाद यहां पर चुनाव पूरे शांतिपूर्वक निपटाए गए। आपको बता दें कि भारत में 7 चरणों में चुनाव हुआ, 44 दिन ये पूरी प्रक्रिया चली गई और उसके बाद 543 लोकसभा सीटों के नतीजे भी 4 जून को घोषित हो गए, जहां पीएम मोदी एक बार फिर तीसरी बार सत्ता पर काबिज हुए। पाकिस्तान चुनाव में हुई थी धांधली। आपको बता दें कि पाकिस्तान में भारत से पहले 8 फरवरी 2024 को आम चुनाव हुए थे। इन चुनावों में काफी हिंसा हुई थी, कई घटनाएं सामने आई थी, सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल हुए थे, धांधली होने के वीडियो भी सामने आए। आखिर तक विवाद होता रहा। रिजल्ट आने से पहले साफ हो गया था कि देश में सरकार कौन बनाएगा।
इमरान खान का नाम हर किसी की जुबान पर था, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने इमरान को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। इमरान के नेताओं को जबरन हराया गया। इमरान को समर्थन देने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों के रिजल्ट में फेरबदल कर दिया गया। काफी जद्दोजहद और विवादों के बीच पाकिस्तान में चुनाव नतीजे आए और शहबाज शरीफ की सरकार बनी। फिलहाल इमरान खान जेल में हैं। पाकिस्तान जब से अस्तित्व में आया है तब से वहां डेमोक्रेसी का बार बार गला घोटा गया। भारत और पाकिस्तान दोनों देश एक साथ आजाद हुए थे। दोनों देशों को आजाद हुए 77 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन एक तरफ भारत में लोकतंत्र की जड़ें लगातार मजबूत होती चली गई और दूसरी तरफ पाकिस्तान में बार बार लोकतंत्र का गला घोटा गया। असल में पाकिस्तान के लिए लोकतंत्र एक अबूझ पहेली ही रहा है। यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारें कम और सैन्य तानाशाह ज्यादा रही। पाकिस्तान अपनी तरह का इकलौता ऐसा देश है जहां जनता भी सेना से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को बर्खास्त करने की मांग करती दिखती है। 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान के रूप में नए राष्ट्र का उदय हुआ। ये राष्ट्र पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में 2 हिस्सों में बटा था और इसी दौरान सांप्रदायिक दंगों में पश्चिमी पाकिस्तान में 5 लाख लोगों की जान ले ली गई। साल 1951 में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की हत्या कर दी गई। उनके बाद प्रधानमंत्री बने ख्वाजा नजीमुद्दीन को गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने पद से हटा दिया था। 1956 में पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया गया। इसके बाद तो पाकिस्तान में बार बार आर्मी ने सत्ता हासिल की और लोकतंत्र का गला घोटा। चलिए आपको बताते हैं कैसे पाकिस्तान में लोकतंत्र अस्थिर हुआ और सेना को सत्ता पर कब्जा जमाने का मौका मिला। अयूब खान ने सत्ता कब्जाई। साल 1958 में पाकिस्तान के उस वक्त के सेना प्रमुख अयूब खान ने लोकतंत्र का गला घोटते हुए सत्ता अपने कब्जे में ले ली थी और देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। इसके बाद 1960 में वो देश के राष्ट्रपति बन गए। याह्या खान ने भी लोकतंत्र का गला घोटा। अयूब खान के इस्तीफे के बाद साल 1969 में जनरल याह्या खान सत्ता पर काबिज हुए। जनरल याह्या खान के नेतृत्व में ही पाकिस्तान को 1971 में भारत के हाथों करारी हार का भी सामना करना पड़ा और बांग्लादेश के रूप में एक नया राष्ट्र बना। जियाउल हक ने भुट्टो सरकार को किया बर्खास्त। साल 1977 में जनरल जियाउल हक ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार के खिलाफ बगावत की और उन्हें पद से हटा दिया। देश में एक बार फिर से मिलिट्री शासन लग गया। यही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री भुट्टो को 1979 में फांसी पर लटका दिया गया। बेनजीर भुट्टो ने संभाली पिता की विरासत। साल 1986 में जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो ने निर्वासन से लौटकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नेतृत्व किया। जियाउल हक की रहस्यमयी मौत। जनरल जियाउल हक की अगस्त 1988 में एक हवाई दुर्घटना में रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। इसके बाद गुलाम इशाक खान देश के राष्ट्रपति बने और बेनजीर ने आम चुनावों में जीत दर्ज की। नवाज शरीफ का उदय। साल 1990 में बेनजीर भुट्टो पर भ्रष्टाचार और यहाँ पर अक्षमता के आरोपों में बर्खास्त कर दिया गया और नवाज शरीफ देश के अगले प्रधानमंत्री बन गए। साल 1993 में राष्ट्रपति इशाक खान और नवाज शरीफ दोनों को ही सेना के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा। आम चुनाव हुए तो बेनजीर एक बार फिर सत्ता में लौटे। अब फारूक अहमद खान लेघारी राष्ट्रपति की कुर्सी पर पहुंचे, जिन्होंने 1996 में बेनजीर की सरकार को बर्खास्त कर दिया। साल 1997 में नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी ने चुनाव जीता और नवाज शरीफ एक बार फिर देश के राष्ट्रपति बने। साल 1999 में बेनजीर और उनके पति आसिफ अली जरदारी को जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि वो देश से बाहर ही रहे। परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को बर्खास्त किया। साल 1999 में करगिल जंग में शिकस्त झेलने के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को सत्ता से बेदखल करके पाकिस्तान की कमान अपने हाथ में ले ली। इसी के साथ नवाज शरीफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जनरल परवेज मुशर्रफ ने खुद को देश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। इसके बाद 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे वो जनमत संग्रह में उन्हें 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुना गया और वो सेना अध्यक्ष के पद पर भी बने रहे। बेनजीर पाकिस्तान लौटे और उनकी हत्या। साल 2007 में बेनजीर भुट्टो निर्वासन से लौटे। परवेज मुशर्रफ एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव जीत गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके निर्वाचन को चुनौती दी। इससे तिल मिलाए मुशर्रफ ने देश में आपातकाल लागू कर दिया और मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी को बर्खास्त करके नए जज को नियुक्त किया। नए जज ने मुशर्रफ की जीत पर मोहर लगाई और इस बीच शरीफ भी निर्वासन से लौट आए, लेकिन बेनजीर की एक रैली के दौरान उनकी जान ले ली गई। यूसुफ रजा गिलानी बने प्रधानमंत्री। साल 2008 में पीपीपी और नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग के बीच गठबंधन ने चुनाव जीता और इस गठबंधन की तरफ से
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी देश के प्रधानमंत्री बने। गठबंधन सरकार में साल 1999 में देश में मार्शल लॉ लगाने की जांच शुरू करने पर सहमति बनी तो परवेज मुशर्रफ ने राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया। नवाज शरीफ ने सरकार से अलग होने का फैसला किया और जरदारी देश के राष्ट्रपति बने। साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को अयोग्य ठहराया, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल उनकी सरकार ने जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दोबारा खुले जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद रजा परवेज अशरफ और जो देश के प्रधानमंत्री बने और इसी तरह 2018 से 2022 तक इमरान खान भी प्रधानमंत्री बने। फिर सेना ने किस तरह से पाक में चुनाव कराया, ये सबके सामने है। इमरान फिलहाल उन्हें जेल में भेज दिया गया और उसके बाद यहां पर फिर इस साल चुनाव हुए, जहां पर शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया है। लेकिन शहबाज शरीफ की जो असल ताकत वो आज भी आर्मी के हाथों में है और वो सिर्फ एक डमी प्रधानमंत्री हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और एक बार फिर अब पाकिस्तान सरकार के बीच और इमरान खान के बीच भी डील की खबरें सामने आ रही हैं। यानी यहाँ पर पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र रहा ही नहीं। अगर लोकतंत्र को स्थापित करने की कोशिश की गई तो उसे बार बार कमजोर किया गया। तो स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।